क्लास 8। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 5 नई समस्याएं पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 आपकी जो पाठ्य पुस्तक वसंत है उसका जो बेटा एनुअल पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट चैप्टर है बेटा आपका बाज और सांप, जो आप पढ़ चुके हैं और मैंने उसका कॉपी वर्क भी करा दिया है। क्लास 8 यदि बेटा आपका काम अभी भी नहीं पूरा है, यदि आपका लिखित कार्य अभी भी शेष है, अपूर्ण है, तो क्लास 8 अतिशीघ्र बेटा उसे पूरा कर लीजिए। आपकी आज से मैं जो पूरक पाठ्य पुस्तक है आपकी, आज से मैं वो पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। नई समस्याएं अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था। उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यहीं तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। नई समस्याएं। अब बेटा भारत में नई नई समस्याएं शुरू हो गई थी। अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, उसी समय बेटा चीनी यात्री हुआन भी नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। उसी समय बेटा अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में लगभग इसे 600 वर्ष भी लग गए थे और उसने राजनीतिक विजय के साथ साथ क्या किया बेटा, अरब ने राजनीतिक विजय के साथ साथ भारत में भी प्रवेश कर लिया था। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए और इस तरह से अरब सभ्यता का क्या हुआ, क्रमशः पतन हो गया। तभी तुर्की जातियां जो हैं हमारे भारत में आगे आईं और यही तुर्क और अफगान ने क्या किया, इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लेकर आए थे। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध के आगे लेकिन बेटा नहीं बढ़े। अरबों ने क्या किया था बेटा, बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैल करके बहुत सारे इलाकों पे विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन बेटा वह पहले भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए थे। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। हमारा भारत तब भी जो आक्रमणकारी थे, जो हमारे भारत में आक्रमण करते थे, उनको रोकने के लिए बहुत ही हमारा भारत मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। और जो बेटा हमारा भारत आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मजबूत था, तो इसका कारण ये था कि अरबों के आंतरिक झगड़े हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से आगे होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, राजदूतावासों की अदला बदली हुई, भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। वहां से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे।
एक छोटा सा राज्य हो गया। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से, जो सिंध था बेटा वो बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा राज्य हो गया था। कोई आक्रमण तो नहीं हुआ, लेकिन बेटा भारत में और अरबों के बीच में आपस में जो है दोनों के बीच में संपर्क बढ़ने लगा। यहाँ के यात्री और वहाँ के यात्री आना जाना हुआ। और बेटा वे लोग जो है भारत की पुस्तकें, खासकर गणित की और खगोल शास्त्र की, बगदाद लेकर के पहुँचे और वहाँ जाकर अरबी में उसका अनुवाद भी कराया। बहुत से भारतीय चिकित्सक हैं बेटा जो बगदाद भी गए। व्यापार बढ़ा, आपस में एक दूसरे के साथ जो है संपर्क बढ़ा और व्यापार भी बढ़ा। विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। तो इस तरह से क्लास 8 अरब और भारत के बीच में संपर्क बढ़ने लगा, आपस में अदला बदली होने लगा, यात्राएं होने लगी। हमारी पुस्तकों को वे वहाँ ले गए और अरबी भाषा में अनुवाद भी कराया, व्यापार भी करते थे। तो इस तरह से हमारे भारत और अरब के बीच में संपर्क बढ़ने लगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 73 पर। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी, ना शासन ने इसका विरोध किया ना जनता ने, ना कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले भारत इस्लाम में एक धर्म के रूप में आ गया। अरब और भारत के बीच में बेटा जब संपर्क बढ़ा, यात्राएं हुई, हमारे चिकित्सक बगदाद गए, पुस्तकें भी गईं, आना जाना बढ़ा, संपर्क बढ़ा, व्यापार बढ़ा। तो इस तरह से क्या होने लगा बेटा, इस्लाम धर्म का प्रचार होने लगा। इस्लाम धर्म की जानकारी हुई, उसका प्रचार होने लगा। और जब बेटा ये नया धर्म आया तो हमारे भारतीयों ने क्या किया, उसका स्वागत किया, क्योंकि ये भारत की प्राचीन परंपरा है कि सभी धर्मों का आदर करना और सभी के प्रति सहनशील रहना। मस्जिदें बनी, शासन ने भी इसका बेटा कोई विरोध नहीं किया। हमारे भारत में जो इस्लाम धर्म फैला तो ना तो हमारे शासन ने इसका विरोध किया और ना ही हमारी जनता ने इसका विरोध किया और ना ही कोई धार्मिक झगड़े हुए। तो इस तरह से इस्लाम जो है बेटा भारत में एक धर्म के रूप में इस प्रकार से आ गया था। हमारे भारत में इस्लाम एक धर्म के रूप में आ गया था। महमूद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईसा के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिसमें खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ एक बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी कुछ याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। इस्लाम धर्म बेटा मेरे भारत में एक धर्म के रूप में हुआ। मस्जिदें बनी, लेकिन शासन ने भी विरोध नहीं किया और ना कोई धार्मिक झगड़ा हुआ। लगभग बेटा उसके बाद से 300 साल तक भारत में कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। तभी 1000 ईसा के आसपास तभी बेटा एक महमूद गजनवी, जो कौन है, अफगानिस्तान का सुल्तान, उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। गजनवी एक तुर्क था। उसने बेटा बहुत निर्ममता से आक्रमण किए, खून खराबा किया। जब बेटा वो भारत में आता तो एक बहुत बड़ा खजाना अपने साथ ले जाता। जो हिंदू थे बेटा वह धूल कणों के भांति इधर उधर बिखर गए थे। तो इस तरह से बेटा सभी के मन में, हमारे भारतीयों में सभी के मन में मुसलमानों के प्रति बेटा क्या हो गई थी, गहरी नफरत पैदा हो गई थी और वो महमूद गजनवी के कारण हुई थी।
अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत उससे पूरी तरह से बच गया था। अनुमान लगाया जाता है बेटा कि महमूद ने हमारे भारत में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। महमूद ने बेटा उत्तर भारत के सिर्फ एक हिस्से को ही लूटा था और उसी को छुआ था। उसने बेटा दक्षिण भारत और पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत उसने बिल्कुल वहां पर छुआ ही नहीं, और इस कारण ये जो भाग था भारत का ये बच गया था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता, धावा बोलता बेटा, और क्या करता, धावा बोलने के बाद फिर महमूद वापस गजनी को लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका था। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। गजनवी ने क्या किया बेटा, सिंध और पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। वो बेटा भारत आता, गजनवी धावा बोलता और फिर गजनी को लौट जाता था। लेकिन हाँ, कश्मीर पे बेटा उसने विजय प्राप्त नहीं की थी। वह काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में गया, जहां उसे बहुत बड़ी हार खानी पड़ी, और इस धावे के बाद फिर वह भारत बेटा नहीं लौटा। अब आइए पेज नंबर 74 पर। महमूद की मृत्यु 1030 में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक ना तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और ना ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल तक एक फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। गजनवी जब बेटा लौट गया और फिर नहीं आया, तो महमूद की मृत्यु हुई 1030 में मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद बेटा लगभग 160 सालों तक भारत पे कोई भी आक्रमण नहीं हुआ, ना ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार ही हुआ। इसके बाद बेटा शहाबुद्दीन गौरी नाम का एक अफगान आया और उसने गजनी पर कब्जा कर लिया। गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसी समय दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने बेटा शहाबुद्दीन गौरी को पराजित कर दिया था। हारने के बाद शहाबुद्दीन गौरी बेटा वापस अफगानिस्तान लौट गया और फिर आया, वह अगले साल आया बड़ी फौज लेकर, और इस बार उसकी शहाबुद्दीन गौरी की क्या हो गई, जीत हुई और दिल्ली के तख्त पर शहाबुद्दीन गौरी बैठ गया। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी, लेकिन इस नए व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे। भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान
भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। शहाबुद्दीन गौरी ने बेटा दिल्ली को तो फतह कर लिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उसने पूरे भारत पर ही फतह कर ली हो। दक्षिण में चोल शासक थे बेटा, जो बहुत ही शक्तिशाली थे। इसके अलावा और भी भारत में ऐसे राज थे जो स्वतंत्र थे। अफगानों को बेटा दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में, अफगानों को हमारे दक्षिण भारत की तरफ बेटा अपना शासन का विस्तार करने में लगभग 1.5 शताब्दी और लगी। और इस नई व्यवस्था में दिल्ली का जो स्थान था बेटा वह महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी था। महमूद ने बेटा जब आक्रमण किया तो उसका ये परिणाम हुआ था कि पंजाब जो है वह हमारे जो पंजाब है वो हमारे कुछ हिस्सों से, बाकी हिस्सों से भारत से अलग हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत में बेटा अफगान की बात और थी। हिंदू और आर्य जाति के लोग, वे हिंद और आर्य जाति के लोग थे। भारत की जनता से उनका निकट का भी संबंध था। हिंद और आर्य जाति के लोग से भारतीय जनता का निकट का संबंध था। और लंबे समय तक बेटा जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान लंबे समय तक हमारे भारत का हिस्सा बन करके रहा और वो हमारे भारत का हिस्सा था। तो ये मात्र क्या कहा जाएगा कि नियति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया और कुछ ही महीने भारत में रहा और कुछ ही महीने में भारत में भी हो रहा। 14वीं शताब्दी का बेटा अंत था। तैमूर ने क्या किया, उत्तर की ओर से आया और उसने दिल्ली की सल्तनत को क्या कर दिया, पूरी तरह से मिटा दिया, ध्वस्त कर दिया। और कुछ महीने तक बेटा वो भारत में भी रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, तैमूर दिल्ली आया और लौट गया। पर हाँ, जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया। बेटा तैमूर जो था हमारे भारत में जिस रास्ते से आता था, लौटते समय उसी रास्ते को वो वीरान भी कर देता था। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही वह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। तैमूर हमारे भारत में जिस रास्ते से आता था, जब वह लौटता था तो उसी रास्ते को वो वीरान करता था और वो क्या करता था, लोगों का कत्ल करता था और कत्ल करने के बाद उनकी खोपड़ियों से ही मीनारों से वह रास्ते को सजाता था। दिल्ली बेटा उस समय मुर्दों का शहर हो गई थी। लेकिन सौभाग्य की बात ये थी कि वह बहुत आगे नहीं बढ़ा। पंजाब के कुछ हिस्सों और पंजाब के बेटा कुछ हिस्सों को और दिल्ली को ही यही विपदा झेलनी पड़ी थी जो तैमूर ने किया था। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में बेटा कई साल लग गए। दिल्ली को तैमूर ने जो किया बेटा, बुरे कर्म जो भी तैमूर ने किया, तो दिल्ली को मौत की नींद से उठने में बेटा बहुत समय लग गया, बहुत वर्ष लग गया। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को, हमारे बेटा पेज नंबर 75 को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे, गुलबर्ग और बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध हैं और विजयनगर का हिंदू राज्य। तैमूर के हमले ने बेटा क्या किया, साम्राज्य को पूरी तरह से तोड़ दिया था और उसके जो खंडहर थे उन्हीं में से खंडहरों पर दक्षिण भारत के कई राज्य उठ खड़े हुए। उसने पूरी तरह से, तैमूर के हमले ने क्या किया, साम्राज्य को, दिल्ली बेटा मौत की नींद उठने के बाद दिल्ली को फिर उठने बहुत समय लग गया और जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी अब नहीं रह गई थी। दिल्ली जो है इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर ने जो हमला किया था बेटा, उसका जो है साम्राज्य को उसने, तैमूर ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसके खंडहरों पर ही दिल्ली के कई राज्य फिर से उठ खड़े हुए
और इस तरह 14वीं शताब्दी के आरंभ में बेटा 2 नए राज्य खड़े हुए। इसमें से एक था गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दिल्ली में जो बेटा तबाही हुई, जो विपत्ति दिल्ली ने झेला, जो तबाही हुई, उससे क्या हुआ, उत्तरी भारत कमजोर हो गया और कमजोर होने के बाद बेटा कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत थी विजयनगर की। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। दक्षिण भारत की बेटा स्थिति उस समय अच्छी थी और वहाँ के सबसे शक्तिशाली जो रियासत थी वह थी विजयनगर। उपलब्ध वृत्तांतों से बेटा ये पता चलता है कि जो ये शहर है ये बहुत ही सुंदर था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल था बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली थी। जिस समय बेटा हमारे दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उसी समय बेटा पहाड़ियों से होता हुआ एक हमलावर आया और उसने क्या किया कि 1526 में दिल्ली के सिंहासन को क्या किया, जीत लिया। और ये कौन था, ये था तैमूर वंश का तुर्क मंगोल बाबर। भारत में बेटा मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी है, जो हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव जो है वह बेटा बाबर ने ही डाली थी। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण तुर्कों ने किया था। आक्रमण तुर्कों में कौन था बेटा, महमूद ने किया था। अफगानों ने किया था और उसके बाद किसने किया, तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ। इनमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण हैं। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की। भारत पर मुस्लिम ने आक्रमण किया या भारत में मुस्लिम युग की बात करना ये गलत कहा जाता है। इस्लाम ने तो भारत पे कोई आक्रमण किया ही नहीं। आक्रमण किसने किया, तुर्कों ने किया, अफगानों ने किया। उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ। इनमें से 2 आक्रमण हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, जो अफगान युग जो बेटा उनके राजनीतिक शासन काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बेटा बाहर के नहीं बल्कि अजनबी लोग थे। राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बेटा बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए। जो ये अफगान थे ये हमारे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्होंने ही क्या किया था, उन्होंने हमारे भारत में हिंद मुगल युग की शुरुआत की थी। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय भी कह सकते हैं। अफगानों को हम सीमावर्ती समुदाय भी कह सकते हैं। भारत के लिए वो पूरी तरह से अजनबी भी नहीं माने जा सकते। जो अफगानी हैं उनको पूरी तरह से हम भारत के लिए अजनबी नहीं कह सकते हैं।
उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। और ये भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में, ये जो बेटा मुगल हैं, मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी उन्होंने क्या किया बेटा, हमारे भारतीय ढांचे में वह पूरी तरह से सम्मिलित हो गए। अफगानी हमारे भारत में पूरी तरह से सम्मिलित हो गए, हमारे भारत में बहुत तेजी से ये समा गए। और उन्होंने ही क्या किया, उन्होंने ही हमारे भारत में हिंद मुगल युग की शुरुआत की थी। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में ही समा गए। जो लोग बेटा अफगानी शासकों के साथ आए थे वो भी हमारे भारत में ही क्या हो गए, पूर्ण रूप से सम्मिलित हो गए, भारत में ही समा गए। उनके परिवारों को पूरी तरह से भारतीयकरण हो गया, उनके जो परिवार थे वो भी, उनका भी भारतीयकरण हो गया, हमारे भारत में ही वो पूरी तरह से शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए, समा गए। भारत को वे अपना, अब आइए बेटा पेज नंबर 76 पर, भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की मां हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते थे, पर आमतौर पर नहीं। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। जो अफगानी थे बेटा वो हमारे भारत में अजनबी थे, फिर भी वो जो थे हमारे भारत के ढांचे में पूरी तरह से सम्मिलित हो गए, समा गए। अफगान शासक बेटा आए हमारे भारत में और भारत में समा गए, और उनके जो परिवार थे अफगानियों के, उन्होंने भी अपना भारतीयकरण कर लिया। भारत को वे अपना घर मानते थे, अफगानी भारत को अपना घर मानते थे और बाकी पूरी दुनिया को जो है विदेश मानते थे। राजनीतिक झगड़ों के बाद भी उन्होंने पूर्ण रूप से इसको स्वीकार कर लिया और इसके बाद भी राजपूत राजाओं में से बहुतों ने अपना अधिराज मान लिया। ऐसे बहुत से बेटा राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता को भी स्वीकार कर लिया था। बहुत सारे झगड़े भी हुए। दिल्ली के जो प्रसिद्ध सुल्तान थे फिरोज शाह, उनकी माँ भी हिंदू थी, उनकी माँ भी हिंदू थी। यही जो है स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की भी थी। तो दक्षिण के गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने क्या किया था, विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से विवाह किया था। मतलब आपस में बेटा विवाह भी लोग वो करने लगे थे, हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम का हिंदू में, मतलब आपस में वे विवाह भी करने लगे थे। इस तरह से उन्होंने अपना भारतीयकरण कर लिया, या इस तरह से हमारे साथ शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए कि आपस में विवाह भी करने लगे थे। इस दौर में कुशल प्रशासक का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ। मुख्यतः सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई, गोकि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करें। शेर शाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेर शाह ने ही की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए। इस दौर में बेटा सबसे अधिक जो विकास हुआ वह हुआ था यातायात के साधनों का, मुख्यतः सैनिक कारणों से। सरकार अब और भी अधिक केंद्रीकृत हो गई थी, और उसने जो है इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाज में हस्तक्षेप ना किया जाए। इस बात का ध्यान रखा था कि स्थानीय हस्तक्षेप ना किया जाए। शेर शाह जो बेटा अफगान शासकों में सबसे योग्य था। शेर शाह जो है अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसी ने जो है मालगुजारी की नींव भी
डाली थी। शेरशाह ने बेटा हमारे भारत में मालगुजारी की नींव डाली थी, जिसे आगे चलाया था अकबर ने। अकबर ने इसका विकास किया था। अकबर के प्रसिद्ध बेटा राजस्व मंत्री थे टोडरमल, और उनकी नियुक्ति पहले शेरशाह ने ही की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक ने बहुत हिंदुओं की क्षमता का जो हिंदुओं की क्षमता थी उसका बेटा अधिक से अधिक अफगान शासकों ने ही प्रयोग किया था। तो इस दौर में बेटा कुशल प्रशासक का विकास हुआ था। कुशल प्रशासक का विकास हुआ था, यातायात के साधनों का विकास हुआ था। शेरशाह ने क्या कि शेरशाह ही बेटा सबसे योग्य शासक था, और उसी ने मालगुजारी की नींव भी डाली थी। इस मालगुजारी को आगे चलकर बेटा अकबर ने आगे बढ़ाया था। तो हिंदुओं की जो क्षमता थी बेटा उसका सबसे अधिक जो उपयोग किया तो वह किया अफगान शासकों ने। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। भारत और हिंदू धर्म पर बेटा जो अफगानी थे, अफगानी का ही दोहरा असर पड़ा था। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। वास्तुकला की नई शैलियाँ उपजी, खाना पहनना बदल गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। भारत और हिंदू धर्म पर बेटा अफगानों का दोहरा असर पड़ा था। यह प्रभाव देखने को भी मिला, और यह जो प्रभाव था अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से उन्होंने क्या किया, दूर भाग गए। दूर भाग कर वे दक्षिण की ओर चले गए, और जो थोड़े से जो बचे थे उन्होंने क्या किया, अपनी वर्ण व्यवस्था को बहुत कठोर बना लिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में विदेशी ढंग से धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा, और वास्तुकला की नई नई शैलियाँ आई। उस समय वास्तुकला की नई नई शैलियाँ आई। खाना पहनना, रहन सहन, संस्कृति भी उनकी बदल गई, जो जीवन के अनेक रूपों को प्रभावित भी किया। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का भी अनुसरण करते हुए कई दिशाओं में बेटा भारत ने उस समय उसने कई दिशाओं में विकास भी किया। अब आइए बेटा पेज नंबर 77 पर। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास हुआ। अफगानों का जो दोहरा असर पड़ा था बेटा भारत में, अफगानों की विजय का जो हमारे भारत पर और हमारे भारत के हिंदू पर जो दोहरा असर पड़ा था, तो इसका प्रभाव तुरंत ही देखने को ये मिला कि कुछ क्षेत्रों के जो लोग थे वो दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए, और जो थोड़े से बचे थे उन्होंने क्या किया, विदेशी तौर तरीकों और प्रभाव से अपने को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी वर्ण व्यवस्था को और कठोर और मजबूत बना लिया। वास्तुकला की नई शैलियाँ उपजी, खाना पहनना उनका बदल गया, जीवन अनेक रूपों से प्रभावित हुआ, विशेषकर संगीत में दिखाई देता है। शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए कई दिशाओं में विकास भी किया। फारसी भाषा जो थी बेटा वह दरबार की सरकारी भाषा बन गई थी। फारसी के बहुत से शब्द जो है वह बोलचाल की भाषा में प्रवेश किए गए। इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया। क्लास 8 आज आप यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग मैं आपको बाद में समझाऊंगी।